आपके अपने चैनल परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम CGPSC मेंस पेपर 7 पार्ट 3 इसका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं व परिषदों की भूमिका, इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं। लगभग करके 12 से 14 के बीच में ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिसमें महत्वपूर्ण जो संस्थानें हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये है क्या। उसके बाद में एक टॉपिक हम लेंगे NCHER। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को जो चैनल पे आज नए हैं, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जो CGPCS व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं परिषदों की भूमिका। अभी तक का हम जितना भी लेक्चर देखे हैं उसमें एक चीज़ हमने देखा कि मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन विकास क्या है, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट है उसको हम कवर कर चुके हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि आप सबों को ये सारी जो शब्दावली हैं इसका मतलब है पूरी तरह से क्लियर हो गया। क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझे हैं तो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो बहुत आसानी से हम जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम मानव संसाधन विकास क्या है या मानव संसाधन क्या है ये नहीं समझेंगे तो ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए समझ नहीं आएगा। तो जो संस्थाएं हैं और परिषद है, इसका मानव संसाधन के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखें कि इनकी आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर हमने 14 ऐसे संस्थानों और परिषदों का जिक्र किया है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से और हमारे सिलेबस में भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो क्या है कि इन विभिन्न संस्थानों की स्थापना विभिन्न वर्षों में किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित भारत को सशक्त भारत में विकसित करना है। शिक्षित भारत को सशक्त भारत में विकसित करना है मतलब भारत तो शिक्षित हो रहा है किसी न किसी प्रोग्राम के तहत, लेकिन इसका और मेन उद्देश्य ये है कि उसको और हम सशक्त बनाएं। तो इसके लिए कुछ न कुछ योजना की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हमने ये सारे जो परिषद हैं या संस्थाएं हैं उसका लिया है। इसके जितने भी फुल फॉर्म है साइड में आपको शो हो रहा होगा, फिर भी मैं एक बार इसको बता देती हूँ। जिससे पहला है NCHER, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसको आज हम पढ़ेंगे। नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। सेकंड है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। थर्ड है NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उसके बाद फिफ्थ है OU, ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद 6 नंबर में है AICTU, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। 7 है NCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट है NCVT, ठीक ना, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। उसके बाद है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद। उसके बाद है 9 ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 10 है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। 11 है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंध संस्थान। उसके बाद नेक्स्ट है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। उसके बाद 13 है NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। और लास्ट है ITI,
पॉलिटेक्निक एंड ITI इसी के अंतर्गत आते हैं। पॉलिटेक्निक एंड ITI आदि की जो भूमिकाएं हैं इसके अंतर्गत हम देखेंगे। इस तरीके से हम 14 जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है जो शिक्षित भारत है, शिक्षित तो है ही, तो उसको हम और सशक्त बनाएं। सशक्त कैसे बनाएंगे? विभिन्न रोजगारमुखी जो कार्यक्रम है उसमें अच्छे से वेल ट्रेन करके और अच्छे कौशल को उनके बढ़ा के। इसके लिए हमको कौशल को बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कहीं न कहीं इन संस्थाओं की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनका विकास किया गया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें देखेंगे उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल, इसका आपका है शॉर्ट फॉर्म में NCHER, नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके बारे में देख लेते हैं। 2008 में प्रोफेसर यशपाल की समिति के माध्यम से इसको अस्तित्व में लाया गया था। एक समिति बना था प्रोफेसर यशपाल समिति कब? 2008 में। भारत, इनका मेन काम क्या था? भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इसके अंतर्गत कृषि, चिकित्सा आदि को सम्मिलित कर दिया गया था। इसको पहले समझ लीजिए, मेन क्या था? 2008 के पहले, फिलहाल अभी ये अस्तित्व में नहीं है, फिर भी क्योंकि शिक्षा को भी अलग अलग भागों में देखेंगे तो बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो ये इसकी आवश्यकता समझने लगा कि क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बना लेते हैं जिसमें एक ही स्थान से, एक ही सेंटर से हम सभी चीज़ों को ऑपरेट करें, तो उसमें क्या होगा? आपस में समन्वय बनाने में आसानी होगा, सभी को समान तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा, उसका कंट्रोलिंग एक के हाथ में होगा, तो उनका डेवलपमेंट भी या उनकी जो विकास है उसकी दिशा भी साथ में होगी और डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। तो इसीलिए 2008 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया, प्रोफेसर यशपाल समिति, और उनका मेन काम क्या था उस समय? भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, भारत के जितने भी शिक्षा से संबंधित, सामान्य शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा से संबंधित जो संस्थानें थे, और व्यावसायिक, मतलब इसके अंतर्गत लगभग सभी आ जा रहा है। एक सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, और इसके अंतर्गत कृषि, चिकित्सा, सभी को शामिल कर लिया गया था। उसको आपस में समन्वय करना था, इस समिति का ये कार्य था। और इसके अंतर्गत ये तो कार्य था, इसके अलावा और इसका कार्य क्या था? उसके मानक का निर्धारण करना। एक तो आपस में उसको मर्ज कर दिया जाता, उसका समन्वय करता, और उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसको निर्धारण करता। उसके अलावा संवर्धन और अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाता। ये इसका मेन कार्य था इस समिति का, ये सोच के इस समिति को लाया गया था। अब ये तो था, लेकिन 2008 में ये बना और 2009 में अपना सिफारिश ये प्रस्तुत किया। उस समय तत्कालीन सरकार जब थे 2009 में, आप इसके बारे में आप जानते हैं किसका सरकार था। तत्कालीन सरकार ने क्या किया? NCHER विधेयक 2008 में समिति बना, 2009 में प्रस्तुत किया गया, और 2011 में जो तत्कालीन सरकार थे उन्हें विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। अब उसके बाद क्या हुआ इसको देखें। 2014 में तत्कालीन सरकार ने राज्यपाल में प्रस्तुत इस विधेयक को वापस लिया। 2011 में प्रस्तुत हुआ था, उस समय दूसरे की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2014 जैसे ही पहुंचा तो 2014 में क्या था? सरकार पर चेंज हो गया, भाजपा की सरकार आई केंद्र में। तो उस समय जो भी कारण रहा होगा, कारण को हमको जानना जरूरी नहीं है, जो भी कारणवश ये विधेयक लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में लंबित था, तो किसी कारणवश इस विधेयक को जो तत्कालीन सरकार थे उसको वापस ले लिया गया। अब वापस ले लिया गया तो विधेयक तो अधिनियम बना ही नहीं, कानून बना ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से वो विधेयक मतलब एक कार्य में आ ही नहीं पाया। तो इसलिए ये उसी समय एक तरीके से विधेयक समाप्त हो गया और अभी ये वर्तमान में ये कार्यरत नहीं है। तो बस हमको बस ये जानना है कि NCHER, नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च है क्या, बस इसको जानना है। मतलब इसका मेन काम क्या था कि जितने भी है शिक्षा के ब्रांच, चाहे वो व्यावसायिक हो, कृषि हो, या फिर चिकित्सा हो,
ये सभी को आपस में मर्ज करके उनका मानक निर्धारण करके आपस में संवर्धन और रिसर्च कार्य को आगे करना था। एक तरीके से इस एक सेंट्रल में इसको पावर देना था, एक ही हाथ में रहे। लेकिन कुछ कारणवश ये विधेयक समाप्त हो गया और अभी वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है उच्चतर शिक्षा का केंद्रीकरण करने पर जोर देना। विशेषता में उच्चतर शिक्षा का केंद्रीकरण करने पर जोर, जो पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। इसको पहले देखिए थे, वही बताना चाह रहा है कि केंद्रीकरण करने पर बल दिया गया। उसके बाद यूजीसी, AICTE इसको भी जो दूरस्थ शिक्षा परिषद को भी समाहित करने की बात की गई। लगभग करके जितना भी, क्योंकि यूजीसी क्या होता है, ग्रांट कमीशन है, सेंट्रल बॉडी होता है सामान्य शिक्षा का, उसको भी ये बोला जा रहा था कि इसके अंदर समाहित कर लिया जाए। तो एक तरीके से विशेषता के अंतर्गत हम 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक तो जितने भी उच्चतर शिक्षा है उसको केंद्रीकरण कर दिया जाए, और मेन बॉडी को, जितने भी मेन बॉडी हैं उसको इसके अंतर्गत समाहित करके एक ही सेंटर से सभी का संचालन किया जाए, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद इसके अंतर्गत जो सदस्य हैं, सदस्य को देखिए कि सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, मतलब परमानेंट रहेंगे, और 3 अंशकालिक या पार्शली कह सकते हैं, कुछ समय के लिए अस्थायी सदस्य होंगे। तो इस तरीके से कितने हो गए? 7 हो गए। उसके बाद HRD मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री के जो भी अध्यक्ष और सदस्य हैं वो सभी इसके अंतर्गत सदस्य होते हैं। चुनाव कैसे किया जाता था? इसके लिए अलग से एक चुनाव समिति का निर्माण किया गया, और किसकी अध्यक्षता में किया जाता था? राष्ट्रपति की अध्यक्षता में चुनाव समिति का गठन किया जाता था। वो सारी इस चुनाव प्रक्रिया को देखता था। उसके बाद NCHER के कार्य क्या हैं उसको देखेंगे। मेन कार्य ज़्यादा तो नहीं है, लगभग वही है जो विशेषता है और कार्य है उसमें, फिर भी देख लेते हैं। पहला है उच्च शिक्षण को बढ़ावा और समावेशी हेतु उपाय सुनिश्चित करना। शिक्षण संस्थाओं और उद्योगों में समन्वय का संवर्धन करना। शिक्षण संस्थानों का केंद्रीकरण करना, ये इसके अंतर्गत कार्य हैं। तो इसमें आप क्या रखेंगे? शिक्षा का समावेशी विकास करना, उसका समन्वय करना और केंद्रीकरण करना। ये 3 पॉइंट भी याद रखते हैं तो आप आंसर को अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक था। तो आज इस टॉपिक में बस इतना ही है। और इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, जैसे NCHER के बारे में 30 वर्ड में अपना नोट्स में आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी क्या भूमिका है, NCHER की भूमिका क्या हो सकती है 30 वर्ड में। उसके बाद NCHER के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हुए वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आप 100 वर्ड में आप लिख सकते हैं। तो ये अपने नोट्स में इसको क्वेश्चन को लिख करके आप नोट्स तैयार कर लीजिए। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। NCHER क्या है, NCHER क्या है, इसके बारे में आप जितना भी आप लिख सकते हैं अपने वर्ड में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप यूट्यूब के अलावा अन्य जो सोशल मीडिया है, चाहे इंस्टाग्राम है या फिर ट्विटर है या फेसबुक है, पेज है, वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको जल्दी मिल जाए। अब वहाँ जाके आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।